हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में मुख्य उद्योग के अंतर्गत पेट्रो रसायन उद्योग। पेट्रो रसायन उद्योग जैसा कि आप जानते हैं केमिकल उद्योग है और इसमें उत्पादित होने वाली जो वस्तुएं हैं, कई वस्तुएं हैं इसके अंदर। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा उदाहरण दे दो, आपकी जो कॉस्मेटिक आइटम होता है जैसे कि ग्लिसरीन है, ठीक है, ये एक पेट्रो रसायन उद्योग है। और ऐसे कई जैसे कि रेशम उद्योग है तो जिसमें कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं, ये भी एक पेट्रो रसायन उद्योग है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि ये उद्योग किस तरीके से भारत में संचालित है और भारत में इसकी स्थिति क्या है, इसकी डिमांड क्यों है, पेट्रो रसायन उद्योग को कितने नामों से इसको जाना जाता है और पेट्रो रसायन उद्योग से संबंधित कौन कौन से उत्पाद पैदा किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक डाल लीजिए, मुख्य उद्योग का टॉपिक है और इस उद्योग के अंदर पेट्रो रसायन उद्योग। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं बात करूं इस उद्योग की, तो भारत के अंदर इसकी विकास की जो स्थिति है वो तीव्र गति से है। मतलब एक ये उद्योग हम कह सकते हैं कि ये उद्योग भारत में तेज गति से विकसित हो रहा है। इस उद्योग में कई उत्पाद पैदा किए जाते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ा सा उदाहरण भी दिया आपको। ठीक है, तो इसके आंसर की शुरुआत हम कहां से करेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि यह उद्योग तेजी से भारत में विकसित हो रहा है। ठीक है, लिखेंगे यह उद्योग भारत में तेजी से विकसित हो रहा है, सबसे पहली चीज। दूसरा, मैंने बताया आपको इस उद्योग से कई सारे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इस उद्योग से कई उत्पाद तैयार करते हैं, मतलब कई तरह की वस्तुएं तैयार की जाती है। अब देखिए इसकी डिमांड क्यों आई। देखिए 1960 के अंदर जैव रसायन की मांग इतनी तेजी से बढ़ गई कि इसकी मांग को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो गया। इस समय या उस समय की बात करें तो पेट्रो परिशोधन जो उद्योग है तेजी से विकसित हुआ, क्योंकि लोगों की जो मांग थी उसको क्या करना था, पूरा करना था। और इस वजह से पेट्रो जो परिशोधन जो शालाएं हैं उन उद्योगों की स्थापना तीव्र गति से हुई। इसी वजह से भारत के अंदर ये तेजी से विकसित हुआ, क्योंकि मांग थी, बाजार में क्या थी, मांग थी। तो लिखेंगे इसको किस तरीके से, कब की बात, 1960 के अंदर जैव रसायनों की मांग इतनी बढ़ गई कि इस मांग को पूरा करना क्या हो गया, कठिन हो गया। इसी तरीके से आपको डैश लगा के लिखना है। ठीक है, अब देखिए आगे बताऊं आपको मैं, ये तेजी से विकसित इसलिए भी हुआ क्योंकि जब मांग बढ़ी तो पेट्रो रसायन या कह दीजिए परिशोधन शालाओं का तेजी से विस्तार हुआ। इसी तेजी विस्तार की वजह से इस उत्पाद को तैयार कर इसका भारत में तेजी से विकसित होना, यही कारण था, पहली मांग। अब देखिए आपको मैं बता दूं कि जो पेट्रो रसायन उद्योग है इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पॉलीमर, कृत्रिम रेशे, इसके अलावा एक शब्द और है इलेक्ट्रोमस, इसके अलावा पृष्ठ संक्रिय, ऐसे कई नामों से इसको जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, लिखेंगे कैसे, पेट्रो रसायन उद्योगों को कई नामों से जाना जाता है।
ठीक है। अब वो कई नाम कौन से, पहला पॉलीमर, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है वो है कृत्रिम रेसे। जैसे मैंने अभी बताया आपको, कृत्रिम रेसे भी आपके पेट्रो रसायन उद्योग के अंतर्गत ही आते हैं। पहले प्राकृतिक रेसे तैयार करते थे, उसमें जो पेड़ के जो पत्ते होते थे, जैसे सहतूत का पत्ता होता है, उस सहतूत के पत्ते के ऊपर कृत्रिम रेसे वाले जो कीड़े होते हैं, सॉरी प्राकृतिक रेसे पैदा करने वाले कीड़े होते हैं, वो सहतूत के पत्तों के ऊपर एक तरीके से जाला बनाता है। उन जालों को इकट्ठा करके प्राकृतिक रेसे बनाते हैं। लेकिन जब पेट्रो रसायन उद्योग आया तो कृत्रिम रेसे भी बनने लगे, ठीक है। ये कृत्रिम रेसे बने। तीसरे नंबर पे इसका नाम है इले स्ट्रोमर्स के नाम से भी जानते हैं। और चौथा जो है पृष्ठ संश्लिष्ट, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, या पृष्ठ संक्रियन बोल दीजिए, संक्रियक, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। देखिए मुंबई जो है, मुंबई सेल रसायन उद्योग का केंद्र माना जाता है। किसका? सेल रसायन उद्योगों का केंद्र। मुंबई सेल रसायन उद्योगों का केंद्र माना जाता है, ठीक है। सुनिए और आगे देखिए, पटाखे का नाम, पटाखे जानते हैं आप लोग, पटाखे जो बम पटाखे होते हैं, पटाखों का जो उद्योग है ये भी आपके पेट्रो रसायन उद्योग से संबंधित है, ठीक है। अगर मैं पटाखों की बात करूं या पटाखों के उद्योग की बात करूं तो ये उद्योग कहां पर है, तो मैं बता दूं जो कि पेट्रो रसायन उद्योग से संबंधित है। आपने औरैया का नाम सुना होगा। औरैया कहां पड़ता है? ये औरैया पड़ता है यूपी के अंदर। यहां पर ये पेट्रो रसायन उद्योग से संबंधित पटाखे का उद्योग औरैया में उपस्थित है, ठीक है। इसके अलावा आपने जामनगर का नाम सुना है, ठीक है, जो कि कहां उपस्थित है? गुजरात के अंदर। इसके अलावा गांधीनगर, एक शब्द हजारी, ठीक है। जामनगर, गांधीनगर और एक है हजीरा, सॉरी, ये कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर। यहां पर भी पटाखे के उद्योग उपस्थित है, ठीक है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा नागोथाने, नागोथाने, और आपको बता दूं ये नागोथाने है, ये और एक नाम रत्नागिरी, सॉरी रत्नागिरी, ये महाराष्ट्र के अंदर। दोनों नागोथाने और रत्नागिरी, ये दोनों कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। यहां पे भी पटाखे के उद्योग मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा आपके हल्दिया कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। लिखते जाइए, पश्चिमी बंगाल में। यहां पे भी पटाखे का उद्योग है। इसके अलावा विशाखापट्टनम, यह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। विशाखापट्टनम ये कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये तो मैं बात कर रहा हूं पटाखे के उद्योग जो कि पेट्रो रसायन उद्योग से संबंधित है। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, तो यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब आगे की ओर बात करते हैं। आपके रासायनिक और पेट्रो रसायन विभाग जो है, कौन सा विभाग की बात कर रहा हूं? एक आपका रासायनिक व पेट्रो रासायनिक, ठीक है, ये विभाग है, रासायनिक या पेट्रो रासायनिक विभाग, ठीक है। अब सुनिए, मैं इसको पूरा कर रहा हूं। रासायनिक पेट्रो रसायन जो विभाग है, इस विभाग के जो प्रशासनिक मतलब ये कि इस विभाग को जो संचालित करते हैं, जो प्रशासनिक जो भाग है, उसके नियंत्रण में कौन है? पेट्रो रसायन सेक्टर, ठीक है, पेट्रो रसायन सेक्टर, ठीक है। अब दोबारा सुनिए, रासायनिक पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में
पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत अब सुनिए, तीन संस्थाएं, कितनी संस्थाएं? तीन संस्थाएं, ठीक है। वो तीन संस्थाएं मैं बताऊंगा आपको, तीन संस्थाएं उपस्थित है। दोबारा सुन लीजिए, रासायनिक पेट्रो रसायनी विभाग है, उसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है, मतलब इस विभाग को जो संचालित करते हैं वो प्रशासनिक नियंत्रण, उसके अंडर में पेट्रो रसायन सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है? पेट्रो रसायन सेक्टर, मतलब इसके अंतर्गत ही पेट्रो रसायन उद्योग संचालित होता है। तो ये पेट्रो रसायन सेक्टर है, इसकी कितनी संस्थाएं हैं? तीन। कितनी संस्थाएं? तीन। पहली जो है, अब मैं पहली संस्था का नाम ले रहा हूं, भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। भारतीय, ठीक है, एक एक शब्द बता रहा हूं मैं, पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन, ठीक है, भारतीय पेट्रो रसायन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब एग्जाम में इसका शॉर्ट नेम पूछ लिया जाता है, तो शॉर्ट बता देता हूं आपको मैं, आई इंडियन, ठीक है, और इसी के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? पेट्रो रसायन, ठीक है। तो पेट्रोल का पी, ठीक है, कॉरपोरेशन का सी और लिमिटेड का एल, तो बोलेंगे IPCL, भारतीय पेट्रोल रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है, दूसरी जो संस्था है वो कौन सी है? पेट्रोफिल्स, ठीक है, पेट्रोफिल्स, यहां से शुरू होता है, पेट्रोफिल्स कॉरपोरेटिव, आगे बात समझ में, पेट्रोफिल्स कॉरपोरेटिव लिमिटेड, इसका भी शॉर्ट नेम सुन लीजिए, पेट्रोल फिल्स पी, कॉरपोरेशन का सी और लिमिटेड का LPCL, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है, तीसरी संस्था की बात कर लेते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। समझ में आ गई बात? लिखेंगे, एक एक शब्द लिख रहा हूं मैं, सेंट्रल लिखते जाइए आप लोग। दूसरा इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। दोबारा सुनिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये नाम इसका है। अब मैं आपको बता दूं कि इनकी आज हम चर्चा करते हैं, इन तीनों संस्थाओं की, कि ये संस्थाएं किस प्रकार के उत्पादों को पैदा करती है, कौन कौन सी वस्तुएं बनती है। इसका भी शॉर्ट नेम क्या है? सेंट्रल का सी, आगे बात समझ में, इंस्टीट्यूट का आई, ठीक है, प्लास्टिक का क्या? पी, ई का इंजीनियरिंग और टी का टेक्नोलॉजी, CIPET, ठीक है। ये इसका शॉर्ट नेम हो गया और ये फुल नेम हो गया, ठीक है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए, फिर एक एक का टॉपिक का वर्णन करेंगे और पहला पॉइंट डाल लेंगे। उतार लीजिए, देखिए टॉपिक डाल दिया गया है। पहला, भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, IPCL, इस टॉपिक को डाल लीजिए। देखिए यहां कई प्रकार के पेट्रो रसायन, जैसे कि पॉलीमर तैयार होता है, रेशो तैयार होता है, रेशो से बनी संक्रियक का निर्माण या उसका वितरण का कार्य यहां पर किया जाता है। तो मेंशन कर देंगे अपन, यहां कई पेट्रो रसायन उत्पाद, जैसे, अब वो जैसे पॉलीमर है, ठीक है, ये उत्पाद होते हैं पॉलीमर, इसके अलावा रेशो, जो रेशो होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा रेशो से बने संक्रियक,
रेशों से बनी संक्रियक या वस्तुएं आदिवासन में, इसके अलावा वितरण का कार्य यहीं से होता है। ठीक है, यही काम करती है। सेकंड नंबर पे दूसरी जो आपकी संस्था है उसका नाम क्या बताया मैंने, पेट्रोफिल्स। पेट्रोफिल्स और उससे आगे कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड, शॉर्ट नेम क्या बताया मैंने आपको, PCL। देखिए इसके बारे में, देखिए ये जो संस्था है भारत सरकार और जितने भी जो कपड़ा तैयार करते हैं जिसे हम बुनकर कहते हैं, इनकी एक सहकारी जो संस्था है उसके संयुक्त प्रयास से ये संस्था चलती है। दोबारा सुनिए, लिख देता हूं, भारत सरकार व बुनकरों की सहकारी संस्थान के संयुक्त प्रयास से संचालित यह कंपनी, ठीक है, आगे बात समझ में, भारत सरकार और जितने भी बुनकर हैं उनके एक संयुक्त संस्थान से, उसके प्रयासों से इस कंपनी को संचालित करते हैं। बनाते क्या है सुनिए, अब यहां बनाए जाते हैं जैसे कि पॉलिस्टर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पॉलिस्टर तंतु सूत। ठीक है, पॉलिस्टर तंतु सूत का निर्माण यहां पर किया जाता है। नायलॉन की चिप्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नायलॉन चिप्स का उत्पादन करते हैं यहां पर। ठीक है, पॉलिस्टर तंतु सूत का उत्पादन करते हैं और नायलॉन चिप्स का उत्पादन करते हैं। अब करते कहां पर सुन लीजिए, गुजरात, वडोदरा एवं नलधारी जो संयंत्र है, जो नलधारी संयंत्र है यहां पर, वहां पर यह कार्य किया जाता है। लिख देता हूं कहां पर किया जाता है, गुजरात। ठीक है, मेन गुजरात राज्य हो गया और वहां पर भी कहां पर, वडोदरा में एक संयंत्र है, उसका नाम है नलधारी, नलधारी संयंत्र में। ठीक है, यह उत्पादन कार्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरे नंबर का पॉइंट जो आता है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब ये काम क्या करता है, ये पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण का काम करता है, मतलब शिक्षा देने का काम, लोगों को सिखाने का काम ये करता है। शॉर्ट नेम क्या बताया मैंने, CIPET। ठीक है, लिखेंगे। तीसरी क्या बताया मैंने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका शॉर्ट नेम है CIPN और T, इसका शॉर्ट नेम है। काम क्या बताया मैंने, ये पेट्रोल केमिकल उद्योग में प्रशिक्षण का काम करता है। यह इस उद्योग में, इस उद्योग कौन सा, पेट्रो रसायन उद्योग में प्रशिक्षण का काम करते हैं। क्लियर, ये तीन संस्थाएं आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दी है, इनके अपने अपने काम मैंने बताए, यहां पर क्या काम होता है, क्या उत्पादन होता है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा।
उतार लीजिए। देखिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी पेट्रोल रसायन उद्योग से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि आपका जो सार्वजनिक सेक्टर है, सार्वजनिक सेक्टर कौन सा होता है जिसमें सरकार का अधिकार होता है। सार्वजनिक सेक्टर के अंदर 1961 के अंदर द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं NOCIL, नेफ्टा पर आधारित ये मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग माना जाता है। ये पहला रसायन उद्योग मुंबई में स्थापित किया गया था। मेंशन करेंगे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है। और वो कौन सा लिमिटेड था, द नेशनल ऑर्गेनिक, ठीक है। और वो भी 1961 में, 1961 में द नेशनल ऑर्गेनिक, द नेशनल ऑर्गेनिक, ठीक है, द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, केमिकल लिमिटेड या इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोल दीजिए, लिमिटेड। शॉर्ट नेम क्या बताया मैंने, NOCIL, NOCIL, ठीक है। ये आपकी एक इंडस्ट्रीज थी जो सरकार के अधीन थी और ये मुंबई की पहली और नेफ्ता पर आधारित थी, नेफ्ता पर आधारित मुंबई की पहली या पहला कारखाना कह दीजिए, पहला रसायन उद्योग कह दीजिए, है, पहला रसायन उद्योग है जो कि मुंबई में, ठीक है। अब देखिए मुंबई, बैरोनी, मेटूर, पिंपरी और एक है रिसरा, यहां पर प्लास्टिक संयंत्र से, या यहां पे एक प्लास्टिक संयंत्र है, यहां पर प्लास्टिक की वस्तुएं तैयार की जाती है, ठीक है। लिखेंगे एक मुंबई, ठीक है, दूसरा बैरोनी, पिंपरी, ठीक है, तीन तो ये, और क्या बताया मैंने, मेटूर में प्लास्टिक संयंत्र से प्लास्टिक की वस्तुएं बनाई जाती है, ठीक है। और सुनिए लघु सेक्टर, ये तो सार्वजनिक सेक्टर था, एक है लघु सेक्टर। अब देखिए लघु सेक्टर की बात करें तो लघु सेक्टर में 75% इकाइयां शामिल है। यहां पर पुनः चक्रीय प्लास्टिक का प्रयोग उत्पादन में किया जाता है, मतलब जो प्लास्टिक बेकार होता है, रोड से इकट्ठा किया हुआ या नगर परिषद से इकट्ठा किया हुआ, ऐसे प्लास्टिक का पुनः चक्रण का काम ये लघु सेक्टर करता है। लघु सेक्टर के अंदर 75% इकाइयां शामिल होती है, ठीक है। लिखेंगे लघु सेक्टर में 75% इकाइयां शामिल है, जहां प्लास्टिक का पुनः चक्रण का कार्य किया जाता है। समझ में आई बात। यहां पर प्लास्टिक को इकट्ठा करके जो वेस्ट है उसका दोबारा से उत्पादन करते हैं, और उत्पादन का प्रतिशत भी बता दूं, कम से कम 30% जो है उत्पादन यहां पर होता है। आगे बात समझ में। चलिए एक बीच में एक शब्द आया था जो मैंने आपको पेट्रो रसायन उद्योग को कई नामों से जाना जाता है, तो उसमें एक शब्द मैंने लिखा था संश्लिष्ट तंतु, पहले भी मैंने बताया आपको। ये एक मजबूत, टिकाऊ, धोने के बाद में न सिकुड़ने वाला कपड़ा है, ठीक है। लिखेंगे एक मजबूत, टिकाऊ व धोने के बाद नहीं
सिकुड़ने वाला कपड़ा है। ये मैं पहले भी लिखवा था लेकिन दिमाग में नहीं आई, मैं लिख देता हूं यहां पे। एक संश्लेष तंतु होता क्या है? एक मजबूत, टिकाऊ, धोने के बाद में नहीं सिकुड़ने वाला एक कपड़ा होता है, ठीक है। नायलॉन और पॉलिस्टर क्या होता है सुनिए, ये एक तरीके से धागा बनाने के संयंत्र, मान लीजिए धागा बनाया जाता है नायलॉन के या पॉलिस्टर के, ठीक है। ये उपस्थित है कोटा के अंदर, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन या फिर नागपुर जैसे जिले जो है वहां पर ये नायलॉन और पॉलिस्टर धागा बनाने के संयंत्र मौजूद है। लिखेंगे अपन नायलॉन व पॉलिस्टर बनाने या पॉलिस्टर संयंत्र में धागा बनाने का कार्य। और ये कहां मौजूद है? मैंने बताया आपको, मुंबई, पिंपरी, ठीक है। और कौन कौन से थे? कोटा, मोदीनगर, पुणे आदि एक्स्ट्रा। मतलब नायलॉन और पॉलिस्टर संयंत्र है यहां, और इसी जगह मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे जोड़ दीजिए इसको, ऐसे लिखिए आप लोग, ये थोड़ा गलत लिखा आ गया, ऐसे लिखेंगे अपन, नायलॉन व पॉलिस्टर धागा बनाने वाले संयंत्र, ऐसे लिखिए आप लोग, ठीक है। पॉलिस्टर नायलॉन धागा बनाने वाले संयंत्र मुंबई, पिंपरी, कोटा, मोदीनगर, पुणे यहां पर मौजूद है, उज्जैन, नागपुर, ठीक है, जो आपकी किताब में देख लेना इसको, ठीक है। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा ये अलग अलग संश्लेष तंतु क्या होता है, नायलॉन पॉलिस्टर के कहां पर उपस्थित है। ये टुकड़ों में मैंने आपको लाइन टू लाइन आपको समझाया, ठीक है। यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए एक कपड़े का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक्रिलिक। एक्रिलिक कपड़ा। ये एक्रिलिक कपड़े का जो उत्पादन होता है ये कोटा और वडोदरा में होता है। कहां पर? कोटा व वडोदरा में उत्पादन होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एक्रिलिक के बारे में बताया, ठीक है, यही टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं प्लास्टिक के बारे में, बार बार प्लास्टिक शब्द आ रहा है। देखिए प्लास्टिक जो है वो हमारे घर में जगह बना चुकी है, लेकिन मैं बता दूं आपको ये हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, इसलिए हमें प्लास्टिक से दूर रहना है। यहीं पर अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।